distinction between law and morals. The morals are concerned with the individual and lay down rule for molding of his character. Law concentrates mainly on society and lays down the rule concerning the relationship of individual with each other. अब ये मॉरल ये है कि जो बेसिक कोई वैल्यू ऑफ कंडक्ट होगा, जो बेसिक किसी को करना है, व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, दैट कम्स अंडर लॉ. बट व्हाट कम्स अंडर, दैट कम्स अंडर मॉरल. मॉरल में ये वैल्यूज होगी कि बेसिक वैल्यू ऑफ कंडक्ट विच इज गुड, विच इज नॉट गुड, एथिकली सही है क्या गलत है, ये सब. नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉ, the observance of law is a purpose of convenience and expediency. इसमें एक्सपर्टीज चाहिए आपको, तो ही आप लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो, पता होना चाहिए लॉ क्या है क्या नहीं. मॉरली वी नो कि मॉरली क्या सही है क्या नहीं है, विद द सोसाइटी, विद द एंटीक्विटी जो इतने साल से चल के आ रहा है, तो हमें पता है कि मॉरली क्या सही है क्या गलत है. बट लॉ के लिए आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है कि प्रिवेलिंग लॉ क्या है. अभी फॉर एग्जांपल मॉरली हम सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर अगर हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें पता नहीं है कि वहाँ का लॉ क्या है. तो टू अंडरस्टैंड द लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है. वहाँ मॉरली तो वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए है, बट टू अंडरस्टैंड द लॉ इट हैज़ टू बी स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, और वट एवर एरिया वाइज. Moral, the morals are applied taking into consideration the individual cases, whereas the application of law is uniform. Moral law सबके लिए applicable होगा, जो एक कंट्री में लॉ होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. मॉरली जो होगा उसमें कैसा होगा, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू comply with, whether it is voluntary, it is not mandatory, it is not compulsory. अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप करिए. एथिकली रॉन्ग चीज़ें भी लोग करते हैं, तो इट डजंट मीन कि वो उनके ऊपर कोई कंपल्शन है, दे हैव टू फॉलो. तो मॉरल एंड लीगल फर्स्ट चैप्टर वाज विथ दिस थिंग ओनली, लॉ एंड मोरालिटी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन भी किए हैं और डीप में बहुत हम लोगों ने वो नोट्स भी है आप लोग के पास, यू कैन गो थ्रू. इसमें और कुछ भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो quickly jumping to next chapter, it is development of legal profession in India. So this is chapter 2, how the legal profession is India evolved. क्या कौन से stages से profession आगे आया. In the society people occupy different occupations for their livelihood, for their satisfaction. सब लोग कोई भी कुछ भी occupation कर सकते हैं, जिसकी जो education है, जिसका जो business है, कोई भी कुछ भी करेंगे. The occupation which require advanced education and special training, उसको हम प्रोफेशन बोलेंगे. कोई आइदर कोई बिजनेस करेगा, आइदर कोई प्रोफेशन में जाएगा. अगर कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है, मतलब उसमें स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए. फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, फॉर एग्जांपल लॉ, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट, मेडिसिन, ये सब प्रोफेशंस हैं. तो दीज आर इंटेंडेड टू सर्विस द मैनकाइंड. इसमें आप ये नहीं हो सकते हो कि मेरा प्रॉफिट मेकिंग में पर्पस है, हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट डिक्लेयर एज पर योर प्रोफेशनल एथिक्स कि ये मेरा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है. इट इज टू सर्व द मैनकाइंड. डॉक्टर इज देयर टू सर्व द मैनकाइंड. वो प्रॉफिट मेकिंग है वो एक अलग बात है, बट एज पर द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ लॉयर, यू लॉयर एंड एनी प्रोफेशनल, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो वो भी ये नहीं बोलेगा कि आई एम जस्ट डूइंग दिस बिजनेस. इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ प्रोफेशन, and profession is to serve the mankind. The profession of law is one of the oldest and noblest profession. वो एक मान नोबल चीज है, मानते हैं लोग. A person in legal profession is called advocate or lawyer. अभी एडवोकेट और लॉयर का जो डिस्टिंक्शन आएगा वो हम आगे देखेंगे. लॉयर इज अ वन जिसने लॉ की पढ़ाई की है. एडवोकेट इज अ वन जो एडवोकेसी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है इन कोर्ट, इज एडवोकेट. देन अगेन बैरिस्टर आएगा कि हु इज द बैरिस्टर. तो ये सब हम आगे इसमें इस चैप्टर में देखेंगे. A person in legal profession is called an advocate or lawyer. An advocate is an officer of justice and a friend of court. जो भी एडवोकेट है वो उसको माना जाता है कि वो जस्टिस का ऑफिसर है, एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स, ही गोज टू कोर्ट, ही रिप्रेजेंट्स इन टू कोर्ट. ही हैज टू एक्सेप्ट अ ब्रीफ for any man who comes before the courts and do what one can do honorably
ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही विल बी डूइंग। यहाँ पे ऑनररी का मतलब ये नहीं है कि उसको फ्री में करना है, ऑनरेबली है, मतलब विद ऑनर करना है। तो he has to collect legal material relating to the cases of his clients and argue in court to help the judges to deliver judgment. Basically एक जो एडवोकेट होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स कोर्ट एंड टुवर्ड्स क्लाइंट, उसको उसे फॉलो करना है, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 में दिया हुआ है। An advocate also serves the public by giving legal advices, by explaining the complicated and confusing provisions of different acts and rules to the citizen who seek his service. अभी एडवोकेट का जो महत्व है या एडवोकेट की ज़रूरत है वो इसीलिए है बिकॉज द जो लॉ है, जो एक्ट है, जो रूल है, वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो डिफ़िकल्ट है, कोई आम इंसान के समझने के लिए इजी नहीं है। फॉर दिस थिंग वो जो कंफ्यूजिंग प्रोविजंस है उसको एक्सप्लेन करना टू देयर क्लाइंट्स, टू सर्विस, टू पब्लिक, दिस इज द एडवोकेट का जो रूल है या एडवोकेट का जो बोल सकते हैं कि ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द क्लाइंट, कि उसका ये काम है कि वो एक्सप्लेन करेगा द कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग प्रोविजंस। कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवोकेट है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवोकेट विल बी एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ये चाहिए, जो भी लीगैलिटीज है, इट इज हिज ड्यूटी टू एक्सप्लेन। An advocate assists the parties in drafting the economic transactions like contract. नॉट ओनली एडवोकेट का सिर्फ ये काम नहीं है कि टू एक्सप्लेन अगर कुछ प्रोविजन है नॉट, अगर उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट बनाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कोई डीड बनानी है, तो दिस इज ऑल्सो इज द part of the advocate. Duties of the advocate, the service which advocates provides. Advocate also provides professional services including regarding taxation and rate performances. Advocate is also entitled to do sales tax related matters, service tax related, अभी सर्विस टैक्स नहीं है, जीएसटी है, जीएसटी related matters, अगर ऐसा कुछ भी मैटर है, there also advocate is entitled to represent himself on behalf of the client, his client. An advocate has to protect the fundamental human rights in addition to propagating them among the citizens. नॉर्मल है ये कि प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट सबका ये करना है। एंड एडवोकेट इज अ फोररनर ऑफ द सोसाइटी, ही हैज टू फाइट फॉर लॉ रिफॉर्म्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके उसके तहत उसको काम करना है, सिंपल है। नाउ लीगल प्रोफेशन इज द नोबलेस्ट एंड डिग्निफाइड प्रोफेशन, ये हम सबको पता है। As legal profession is related to administration of justice and public good, an advocate shall not indulge in any activity which may tend to lower the image of legal profession in the society. कोई भी एडवोकेट को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सारे लीगल प्रोफेशन वालों की इमेज खराब हो। कोई भी ऐसा मतलब नोबल जो है, इट इज सेट टू बी कि हमें नोबल काम करना है, तो प्रैक्टिकली वी ऑल आर अवेयर और हमें उसमें नहीं जाना है, वी जस्ट स्टडी व्हाट इट इज, कि विच में अगर कुछ भी ऐसा काम है जिससे इमेज डाउन होती है लीगल प्रोफेशन की, लॉयर की, एडवोकेट की, वो किसी भी एडवोकेट को नहीं करना है। अभी लीगल प्रोफेशन जो है वो एंशिएंट इंडिया में कैसा था, इट वाज लाइक पहले तो किंगशिप थे इंडिया में, किंग्स जो थे वो ही डिलीवर करते थे जस्टिस, किंग का कोर्ट होता था और किंग के जो एडवाइजर्स होते थे वो काउंसिलर्स होते थे। वो काउंसिलर का स्पेलिंग COUNCILLORS है। तो ये वाले काउंसिलर जो होते थे वो किंग के एडवाइजर्स होते थे एंड किंग वाज द वन हु वाज द जज, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्सपीरियंस, किंग वाज द जज इन एंशिएंट टाइम्स। उसके बाद लीगल प्रोफेशन इन मिडिवल इंडिया व्हेन मुगल्स का राज था, तो ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। उसमें था कि बोथ द पार्टीज ऑफ लिटिगेशन अपॉइंट देयर ओन वकील, जो भी दोनों पार्टीज के बीच में आर्ग्यूमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं भी मतभेद है, वर्सेस की बात है, तो both the parties appoint their own वकील्स and they were called वकील्स only. This body decide the case and they were paid a percentage of amount of suit. जो भी केस होता था, अगर जो भी परसेंटेज आया तो आइदर ऑफ द वकील, जो भी वकील जीतेगा उसको उसका परसेंटेज मिल जाता था। तो इट वाज प्योरली ऑन परसेंटेज बेसिस, दो
आज की डेट में परसेंटेज बेसिस पे अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा एडवोकेसी प्रोफेशनल फीस हम परसेंटेज बेसिस पे ले रहे हैं, तो वी आर डूइंग द मिसकंडक्ट। हम लोग प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स एज अ लॉयर नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो जो कि अलाउड नहीं है। बट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इट वाज रेगुलर प्रैक्टिस दैट परसेंटेज उनको मिल जाता था, जो भी अमाउंट का, जो भी सूट का अमाउंट होगा, जो भी केस का अमाउंट होगा, वो मिल जाता था उनको। उसके बाद आया लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, मॉडर्न लीगल सिस्टम वाज डेवलप्ड आफ्टर मुगल्स मेडिवल पीरियड के बाद ब्रिटिश इंडिया में लीगल सिस्टम डेवलप हुआ। बिफोर 1726 द कोर्ट्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कोर्ट को उसका पावर मिला। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आए। जो लॉ था वो पहले था चार्टर ऑफ 1726, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू रेफरेंस के लॉ हमारे यहाँ पे कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। चार्टर ऑफ 1726 आया, फिर उसके बाद रूल्स ऑफ 1753 आए, फिर चार्टर ऑफ 1774 आया, उसके बाद एक आया द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793। उसमें एक बात ये थी कि ओनली हिंदू एंड मुस्लिम्स वर अलाउड टू एनरोल एज द प्लीडर्स, मतलब जो वकील होंगे, जो प्लीड करेंगे, जो केस लड़ेगा, वो सिर्फ हिंदू एंड मुस्लिम से। बट उसके बाद ये 1793 की बात है, द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद इस बंगाल रेगुलेशन में चेंजेस आए 1883 में, जिसमें अदर नेशनलिटी और अदर रिलीजन के लोगों को भी अलाउ किया गया टू एक्ट एज अ एडवोकेट, टू एक्ट एज अ प्लीडर। तब एडवोकेट नाम नहीं था, तब प्लीडर बोलते थे, द वन हु प्लीड्स, प्लीडर। उसके बाद आया लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846। उसके बाद उसको और डेवलप किया गया 1853 में। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। उसमें और थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए, जिसमें अलग अलग टाउन्स को डिवाइड किया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज हाई कोर्ट, सोचा गया कि हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ही तब आया। उसके पहले हाई कोर्ट जैसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं था, सब स्टेट वाइड, प्रोविंस वाइज वैसा सब चल रहा था। उसके बाद आया लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। उसमें कैसा था कि अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 द टर्म लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एडवोकेट्स। तब लीगल प्रैक्टिशनर बोलते थे एडवोकेट को, या वकील बोलो आप, या अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट बोलो, या प्लीडर भी बोलो। तो इसमें क्या होता था कि एडवोकेट्स वर टू बी द बैरिस्टर्स, जो कि आज की डेट में बैरिस्टर मतलब वो है जिसने यूके से, यूके का कोई एडवोकेट है, यूके की पढ़ाई की है, तो वो बैरिस्टर है। और हम लोग जो है, हम लोग जब पास हो जाएंगे तब हम लॉयर बन जाएंगे, लॉयर बनने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एडवोकेट बन जाएंगे। और अगर हमको एडवोकेट के साथ बैरिस्टर भी बनना है, तो फिर हम लोगों को यूके रिलेटेड अगर हम केसेस डील कर रहे हैं, वहाँ की एग्जाम दे रहे हैं टू अपग्रेड आवरसेल्फ टू बैरिस्टर। दो एडवोकेट एंड बैरिस्टर आज की तारीख में, हम आगे एक चैप्टर में आएगा ग्लोबलाइजेशन में, बैरिस्टर एंड एडवोकेट्स का सेम कैटेगरी है। ऐसा ये नहीं है कि बैरिस्टर इज ऊपर की कैटेगरी में है हम लोग से, मतलब हम लोग इन द सेंस हम फ्यूचर वाले हम लोग से। तो जो लॉयर है वो आइदर एडवोकेट हो सकता है, आइदर बैरिस्टर हो सकता है, आइदर सॉलिसिटर हो सकता है, या तीनों हो सकता है। सॉलिसिटर वो होगा जो जनरल लीगल वर्क हैंडल करेगा, not necessarily this person will be going to court and representing the client. There are other legal work also, for example income tax related cases है, custom related cases है, import export related कोई cases है जिसमें आप अपील में जाना है, तो उस बंदे को हम सॉलिसिटर बोल सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या सेक्शन कोर्ट्स में जाएगा, he need not go to that court, तो वो सॉलिसिटर हो गया। द पर्सन हु इज इनटू जनरल लीगल वर्क इज आल्सो कॉल्ड एज सॉलिसिटर, दो ही इज आल्सो अ एडवोकेट। बट क्या होगा कि जो एडवोकेट नहीं है वो भी सॉलिसिटर बन सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इफ ही वांट टू बी अ सॉलिसिटर ओनली, ही कैन बी अ सॉलिसिटर, ही कैन एक्ट फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी
वहाँ पे अगर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है तो ही कैन रिप्रेजेंट बेटर वे बिकॉज ही अंडरस्टैंड अकाउंटिंग बुक कीपिंग. सो दिस इज द रीजन कि solicitor can be a person other than a qualified advocate. The Legal Practitioners Women Act जो आया वो 1923 में आया. उसके पहले women were not allowed in this profession. तो फर्स्ट लेडी वकील जो थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से थी. उनका नाम था मिस कॉर्नेलिया सोराबजी. On 24th August 1921, the first lady वकील of Allahabad High Court. उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में आया. अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बना 1975 में, बट इंडियन बार काउंसिल एक्ट जो है वो बना 1926 में. ये हमको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग है बिकॉज बार काउंसिल ऑफ इंडिया आज की डेट में है वो बार काउंसिल ऑफ रूल 1975 के हिसाब से है जिसमें 18 मेंबर्स हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 18 मेंबर्स होते हैं. 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. एक्स ऑफिशियो मतलब हम सबको पता है जो कोई हाई डिग्निटी वाले हो, अच्छी पोजीशन पे हो सोसाइटी में आज की तारीख में, तो ऐसे 2 लोगों को पार्लियामेंट से लिया जाता है. फर्स्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये 2 जो ऑफिसर्स होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्स ऑफिशियो ऑफिसर्स होते हैं. उसके बाद जो 16 ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट किए जाते हैं. तो बेसिकली हमारे पास 2 बार काउंसिल होती है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक स्टेट बार काउंसिल. बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ऊपर है, उसके नीचे सारे स्टेट जो है बार काउंसिल्स हैं. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नीचे जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें से 16 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं. 2 मेंबर्स पार्लियामेंट इलेक्ट करती है एज पर देयर स्टेटस एंड पोजीशन. वन इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अदर वन इज कॉल्ड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब एडवोकेट एक्ट जो है 1961 में बना है. अभी पॉइंट टू बी नोटेड दैट एडवोकेट एक्ट 1961 में बना है बट बीसीआई रूल्स जो है वो 1975 में बना है. मतलब पहले एडवोकेट एक्ट बना है उसके बाद बीसीआई बना है. पहले से एडवोकेट्स थे, पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं था. तो जो भी एडवोकेट एक्ट बना then they decided that this legal profession require एसोसिएशन. बार काउंसिल एक होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए. उसके बाद बीसीआई रूल्स 1975 बने. तो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में बना था. तो ये 3 अलग चीजें हैं टू रिमेम्बर. हम लोग को एज ऑफ नाउ डीपली समझेंगे तो अच्छी बात है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप लोगों को रफली समझना है तो इंडियन बार काउंसिल ऑफ एक्ट जो है वो 1926 है. बीसीआई रूल्स जो है वो बने हैं 1975 में, बट एडवोकेट एक्ट जो है वो 1961 में बना है. तो बीसीआई was created is created by parliament because उसके 2 मेंबर्स जो है वो वहाँ से एक्स ऑफिशियो जो होते हैं, एक्स ऑफिशियो स्टेटस पोजीशन के हिसाब से जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. एंड बीसीआई ग्रांट रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज. अभी हमारा जो कॉलेज है बीटीला कॉलेज, उसको वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. मुंबई यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन कौन देता है? बीसीआई. बीसीआई ग्रांट रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज whose degree in law will serve as qualification for enrollment as an advocate as per BCI. तो ये जो और बात है, BCI also conduct all India bar examination when जब हम लोग लॉयर बन जाते हैं तो बिकम एडवोकेट, वो जो सनद बोलते हैं उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है. AIBE बोलते हैं उसको. उसके लिए डिटेल आगे आएगा और हम वो बाद में पढ़ेंगे. अभी in 1951 All India Bar Committee was constituted by Government of India under chairmanship of Justice S.R. Das of Supreme Court. तो S.R. Das is a name we should remember कि जो ऑल इंडिया बार कमेटी है वो किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? तो जस्टिस एस.आर. दास. नाउ
इस कमेटी का मैंडेट क्या था, इस कमेटी का ऑफिशियल ऑर्डर क्या था कि desirability and feasibility of a completely unified bar for whole of India। मतलब स्टेट बार काउंसिल तो होनी चाहिए, उसके अलावा एक यूनिफाइड एक अलग से जो पूरे नेशन का एक वैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। द कंटिन्यूएंस और एबॉलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ काउंसिल एंड solicitor which obtains in Supreme Court and High Court in Mumbai and Calcutta। तब बॉम्बे एंड कलकत्ता था, अभी कोलकाता है। तो जो पहले ड्यूअल सिस्टम चल रहा था कि सॉलिसिटर अलग फिर सिस्टम ऑफ काउंसिल अलग, तो ये जो सिस्टम को यूनिफाई करना था इनको, वो उसके वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये है रूल मेकिंग पावर्स जो है, वो रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड डिफरेंट कमिटीज। उसके बाद सिंपल है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल एंड डिफरेंट कमिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल एंड फाइनेंस। ये भी बार काउंसिल का जो रूल है वो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसिल एंड फाइनेंस के रिलेटेड भी रूल्स उसमें है कि जो फंड्स होगा वो फंडिंग कहाँ से आएगी, मेंबरशिप फीस होगी, वो सब रिलेटेड। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रोल, पर्टिकुलर स्टेट में एज ऑन डेट कितने एडवोकेट्स हैं, उनके नेम्स, उनके एड्रेसेस, उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो, एंड सीनियरिटी इन स्टेट रोल्स, जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच स्टेट बार काउंसिल, तो वो भी स्टैब्लिश करना इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इसमें आता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट, क्या एटिक्वेट एक लॉयर एक एडवोकेट को फॉलो करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोफेशनल कंडक्ट, ये सब भी रूल्स में है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड रिव्यू, वो क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ प्रोसीडिंग, ये सब भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम करता है। और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया बार काउंसिल, अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स, बेसिकली ये है इसलिए कि इट्स अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट। एज ऑन डेट कितने एडवोकेट्स प्रैक्टिस में हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कॉमन रोल का डेटा रखने के लिए, जैसे वी नो के एज ऑन डेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको एक मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिला है। सिमिलरली इसमें भी सबको मेंबरशिप जो नंबर मिलता है वो उनका कॉमन रोल होना चाहिए। फॉर दिस रीजन ऑल इंडिया बार काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड and the abolition of different classes of legal practitioners, जो लोग without having any degree and all represent करते थे को in court of law, तो वो भी abolish हो जाए। उसके लिए to make the recognition of actual legal practitioners, to give them the proper membership certificate from Bar Council of India, and uniform qualification, similar qualification should be there throughout the country। अभी अलग अलग बार काउंसिल है तो सब में रूल्स वही है कि पर्सन शुड बी जो भी है 12th मिनिमम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का ये है अगर ये किया LLB किया तो, और अगर LLM करना है तो 5 ईयर्स। तो जो क्वालिफिकेशन का रूल्स है और जो क्वालिफिकेशन एनरोलमेंट है जो एडवोकेट्स का, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए दिस वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर एक है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, this is an act to define and limit the powers of certain courts। अभी कोर्ट के भी पावर है, हर कोर्ट के अलग अलग पावर है। जो डे फर्स्ट पे सर ने हमको बताया था कि ये इस कोर्ट में इतने तक के केसेस के लिए हम लोग जा सकते हैं, फिर उससे ज्यादा केसेस, उससे ज्यादा का अमाउंट है तो कौन से कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो हुआ सिविल प्रोसीडिंग, सिविल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस के लिए भी कोर्ट की लिमिट है कि कौन से केसेस कौन से कोर्ट में जाने चाहिए। तो उसका जो एक्ट है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था वो। इसके बारे में डिटेल में आगे चैप्टर्स में आएगा। अब एडवोकेट्स ऑर्डर्स 1963 में एक्ट आया, फिर 1966 में उसको अमेंड किया गया, फिर 1968 में अगेन अमेंड किया गया। इसमें ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स दीज ऑर्डर्स टू रिमूव द डिफिकल्टीज arise with the introduction of new act of advocates act। जो एडवोकेट एक्ट में इनिशियली जो डिफिकल्टीज थी उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको समझ के उसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब
एडवोकेट्स का राइट फॉर टीचिंग, अगर कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है और उसे टीचिंग के प्रोफेशन में जाना है तो ही कैन टीच बट नॉट एक्सीडिंग 3 hours वाइल प्रैक्टिसिंग। एक दिन में आपके दिन का 3 घंटा आप टीचिंग में दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर दोगे तो आप प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हो और आपका जो लाइसेंस है, जो भी बार काउंसिल का मेंबरशिप है, वो कैंसिल भी हो सकता है अगर किसी ने कंप्लेन किया तो व्हेन यू आर इनटू टीचिंग अलोंग विद प्रैक्टिस, द टीचिंग आवर्स शुड नॉट एक्सीड 3 years इन एनी पर्टिकुलर डे। ये जो आया ना लॉ, ये 1979 में आया रूल, टीचिंग एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग, 1979 सेक्शन 49A। उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, दिस एक्ट made to constitute legal service authorities to provide free and competent legal service to weaker section of society। अगर किसी को कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कोई पुअर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनको अगर सर्विस होनी चाहिए, लोक अदालत में ऑर्गेनाइज किया गया ऐसे ऑपरेशंस कि जहाँ पे इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो ये जो एक्ट आया ये 1987 में आया है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, द एडवोकेट्स हु प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट शुड फॉलो देम, 1966। अभी उसके रूल्स क्या है वो शायद अभी इस बुक में तो मुझे नहीं दिखे, मे बी आगे होंगे या मे बी नेक्स्ट ईयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रूल्स, अभी देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बार एसोसिएशन फॉर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और उनके लिए अलग एसोसिएशन रूल्स होते हैं व्हिच दे हैव टू फॉलो। Legal Practitioners Act 1879, the act was made in British India after independence. The Advocates Act 1961 was enacted by repealing the act except, मतलब जो पहले ये लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था 1879, उसी को ही चेंज करके एडवोकेट एक्ट बना है 1961। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एक्सेप्ट फॉर द सेक्शन 1, 3 एंड 36। ये इनको चेंज नहीं किया गया, बाकी सारे जो सेक्शन थे वो अमेंड हुए थे। अभी ये जो बीसीआई है उसके बारे में मैंने देखा थोड़ा कि हमें पता होना चाहिए, सिंस दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो करंट जो बीसीआई के चेयरमैन है उनका नाम हम सबको पता है वैसे तो, अभी रिसेंटली केसेस में था श्री मनन कुमार मिश्रा, जो 2014 में अपॉइंट हुए थे, जो री इलेक्टेड हुए हैं 7th टाइम, 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उनका है, and he was elected in March 2025 and his name is Shri Manan Kumar Mishra, appointed to member. He is a senior advocate and member of parliament in Rajya Sabha, जो कि बीसीआई के अभी करंट चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन जो है वो मिस्टर एस प्रभाकरन इज द वाइस चेयरमैन। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन एज एन कि जो लॉयर इन इंडिया इज नॉट लॉयर ओनली इन इंडिया, ही कैन प्रैक्टिस ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्लोबली जो मार्केट है वो इतना बड़ा है। ग्लोबलाइजेशन इन अ लिटरल सेंस इज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। It can be described as a process by which the people of world are unified. सब वर्ल्ड के सारे लोग एक साथ आ सकते into a single society, one world जिसे हम बोले। We all know the definition of globalization. We are not concerned with globalization as such in general. We are concerned with the profession, our profession in relation to globalization. What are the aspects of lawyer, of advocate with relation to globalization? तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के 3 प्राइम मूवर्स है। एक है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे आईटी जो इंजीनियर्स है ये सब, उनके लिए तो ऑलरेडी ग्लोबलाइज मार्केट बहुत खुला है। तो ऑल आईटी पीपल, इंजीनियर्स एंड एवरीवन, वो उनके लिए ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है। तो और दूसरा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस रिलेटेड पार्ट है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है।
जहाँ पे एक प्राइम मूवर है ग्लोबलाइजेशन को मर्ज करने के लिए दो कंट्रीज को इकोनॉमिकली, और एक है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो है वो जो लॉ है वो आ सकता है, बट लॉ जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी आएगा, बिकॉज लॉ डज नॉट रेस्ट्रेन के उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एडवोकेसी और क्रिमिनल और सिविल केसेस की बात करें हैं, हम कॉर्पोरेट केसेस की बात कर सकते हैं, हम लोग इनकम टैक्स, हम लोग फाइनेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इतने हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज कमिंग इनटू इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया, फॉर दीज पर्टिकुलर रीजंस जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें भी जो लॉयर है, जो एलएलबी एजुकेटेड है, जो एलएलएम पढ़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ लॉ may be defined as a worldwide program of transnational legal structures and courses along with a diversion of extensity, intensity and velocity. तो ग्लोबली सब कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग लॉज हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ अ लीगल प्रोफेशनल हु वर्क फॉर ग्लोबल क्लाइंट मस्ट बी एबल टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज अगर कोई फॉरेन कंट्री का आप लॉ लिखना चाहते हो या कोई मर्जर एक्विजिशन का एग्रीमेंट भी बनाना चाहते हो इन जनरल, फॉरगेट अबाउट कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉरेन लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जो भी लैंग्वेज है। चाइना से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चाइना का क्लाइंट है और आपके चाइना के क्लाइंट का इंडिया के क्लाइंट के साथ दोनों वो एमएनसी कंपनी है, दोनों का कुछ भी मर्जर है, कोई भी उनका लीगल बॉन्डिंग है, कुछ भी है, तो वो जो एग्रीमेंट या वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो इट विल ऑब्वियसली इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज जो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट दिस विल डिमांड, दिस मे डिमांड रादर कि यू शुड बी एबल टू कंडक्ट yourself in a foreign language and be well versed with international norms also। कोई ऐसी चीज नहीं हो जो वहाँ की नॉर्म के हिसाब से गलत हो, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरफेयर्स लॉ, इंटरफेसेस क्या है वहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशंस है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री को आप सर्व करना चाहते हो तो यू शुड नो अबाउट दैट फॉरेन डेस्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैव। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है these days। ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ लीगल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लीगल बिजनेस है वो आगे बढ़ रहा है एंड इट्स चेंजिंग इट्स डायनामिक्स एंड डे बाय डे, अर्लियर द केस वाज डिफरेंट एंड these days it is different। The decade ago, because of the technology coming, technology as in हम लोग एआई का सपोर्ट लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। डेकेड अगो ग्लोबल लॉ फर्म्स वुड ओनली टेक ऑन इंटरनेशनल वर्क ऑफ लोकल कंपनीज। पहले ग्लोबल लॉ फर्म्स अगर फॉर एग्जांपल यूके में किसी को कोई कंपनी है जिसको कुछ काम कराना है तो वो अपने लोकल कंपनीज को ही लॉ फर्म को असाइन करती थी, बट दीज डेज बट टुडे same global firms are competing with domestic law firms। वो जो फॉरेन से फॉर एग्जांपल यूके की कोई कंपनी है, कोई एमएनसी है जो यूजुअली वहाँ के ही लीगल कंसल्टेंट को हायर करती थी, these days they are happy to hire the Indian legal consultant because Indian people are efficient और मेहनती भी होते हैं और उनको पता है कि वी आर कॉम्पिटेंट। तो these days ये कंपटीशन बढ़ गया है, मतलब the law firms are competing with foreign countries law firms as well। So and the important thing is again as जैसे बोला मैंने, technology is having a dramatic impact on legal industry। As a result of innovations, the balance of power is shifting into hands of clients। और मेन एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि क्लाइंट्स के हाथ में ज़्यादा कुछ है। अभी क्या होगा ना, अभी किसी को कुछ भी पढ़ना है, किसी को कुछ भी पता करना है कि पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर केस में क्या सजा है, पर्टिकुलर केस में क्या प्रोसीडिंग्स है, इसीलिए क्या प्रूफ वैलिड होगा, तो एवरीबडी इज हैविंग दिस मोबाइल, दिस ChatGPT एंड एवरीथिंग। तो पीपल कैन, मतलब क्लाइंट्स जो है आपकी, उनको आपकी ज़रूरत कम पड़ सकती है, मतलब नहीं पड़ सकती है रादर, बट हम लोग सी द थिंग इज जो ChatGPT का है उसको हम लोग यूज करें एज अ पावरफुल टूल, then we will be able to survive in future this thing if we are into corporate and all। obviously कि AI जो है वो it's he is not a
person, not even an artificial person. के और एक बात के as per this law, a person, natural person can only be a advocate. Artificial person cannot be a advocate. Artificial person as in जैसे कि एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन deemed to be person है, actual person नहीं है. That person cannot act as a लीगल लॉयर. तो जहाँ तक लीगल लॉयर्स की बात है, एडवोकेट्स की बात है, आई मीन टू से जो लोग एक्चुअली जाके कोर्ट में एड्रेस करने वाले हैं, उनके लिए ठीक है. बट अगेन एआई का यूज करना चाहिए बिकॉज वो इट इज गोइंग टू बी अ पावरफुल टूल फॉर एनी इंडस्ट्री. फॉरगेट अबाउट दिस, कोई भी इंडस्ट्री के लिए. वर्चुअल लॉ फर्म्स आर बिकमिंग वेरी द नॉर्म ऑफ द डे. मैं अगर मेरी इंडस्ट्री की बात करूँ, मतलब लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बात करूँ, तो एज ऑन डेट जितने भी अपील्स और जितने भी केसेस होते हैं वो सब ऑनलाइन ही होते हैं. द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ही हिमसेल्फ don't come for personal hearing, neither the client come for personal hearing, neither the advocates or the legal practitioner या solicitor जो भी आप नाम बोलिए वो भी जाते हैं. कोई नहीं जाता है, ऑनलाइन ही होती है, वर्चुअल मीटिंग्स ही होती है, वर्चुअल पर्सनल हियरिंग होती है, वर्चुअल केसेस होते हैं. तो दीज डेज वर्चुअल लॉ फर्म्स, इसीलिए वर्चुअल लॉ फर्म्स भी है, are becoming the norm of the day. See, not necessarily you sitting in Mumbai will be fighting the case for Mumbai. The people अभी ऐसा टाइम भी आएगा कि अगर कोई किसी की फर्म दिल्ली में है तो वो लोग हर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर एक जगह जा सकते हैं. मोबाइल डिवाइसेस एंड वेब टेक्नोलॉजी आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर लीगल प्रोफेशनल्स टू वर्क रिमोटली फ्रॉम होम. और जैसे हम अभी वर्चुअली क्लास कर रहे हैं या वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. अदरवाइज हम सोच भी नहीं सकते. तो वर्चुअल लॉ ऑफिसेज allow flexible working hours and foster a better work-life balance among the legal professionals. See, any legal professional, one can work for a foreign company also virtually. So you don't need to go as कोई और profession हमारे कर रहे होते हैं, वैसे ही also can do. The clients are able to avail the expert legal services from any part of the world through advanced IT equipment, that is internet. There's a growing trend towards specialized boutique firms. Boutique firms मतलब small firms जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, focused on the specific area of law such as international law. See, ये ट्रेंड है अभी के इंटरनेशनल लॉ पे जिनका फोकस है, जिनका स्पेशलाइज है, जिनका फोर्टे है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या फिर इंसॉल्वेंसी कोड है, आईबीसी कोड है, ऐसी कोई अगर चीज़ें हैं तो इनका डिमांड है ग्लोबल मार्केट प्लेस में. लीगल फर्म्स आर एस्टैब्लिशिंग themselves as these experts in their geographical locations. Not, I would say not only in their geographical locations. अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई लॉयर है और वो वैल्यूएशन भी करा है, एसेट वैल्यूएशन कर रहा है, उसमें स्पेशलाइज्ड है, तो जो एसेट वैल्यूएशन का जो कैटेगरी है दैट कैन बी परफॉर्म यूनिवर्सली globally rather. So it is not like that कि you are confined to get the cases of India only. You are मतलब आप you are able to get these cases from global market also. I would not say cases, I would say कि ये जो काम है, जो आप सर्विस दोगे, जो प्रोफेशनल सर्विस दोगे, वो that you can give to other clients of other countries as well. The establishment of joint law ventures, ये जो joint ventures बन रहे हैं, लॉ अलायंसेस हो रहे हैं, लॉ का मर्जर्स हो रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड लॉ एक्सपर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री, जो अलायंसेस बना रहे हैं, जो मर्जर कर रहे हैं, या जहाँ पे एक्विजिशन कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का, मतलब एक कंपनी होल्ड कर रही है, दूसरी सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर रही है, सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो this has also given a great scope for bright young lawyers to take the advantage of benefits of an integrated offshore law and onshore law practice. So they can get an integrated practice. और ये जो mergers हो रहे हैं, see companies are coming up because India is such a big market. सिर्फ हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है. तो फॉरेन के जो लॉ फर्म्स हैं, दे आर कमिंग टू लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया टू हैविंग द मर्जर एंड एक्विजिशन और पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन किसी भी तरह करने के लिए रेडी है, बिकॉज उनको मालूम है कि हमको अगर वहाँ का बिजनेस मिलेगा तो उनको हमारा
ज़्यादा बिजनेस मिलेगा बिकॉज हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट इज वेरी बिग, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से जो भी केसेस बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो उनको पता है कि एटलीस्ट कॉर्पोरेट लेवल की जो बातें हैं उसमें दे आर अवेयर कि दे विल बी एबल टू cater their services, they will be serve our clients. So this is the reason के उनको पता है कि लीगल वर्क के जो लीगल स्किल्स हैं वो उनके प्रैक्टिस में आ सकते हैं एंड दे कैन गेट रेम्यूनरेशन एंड वाइस वर्सा। तो वो तो सिनर्जी बेनिफिट्स पे ही काम होगा व्हेन द कंपनी इज गेटिंग एसोसिएटेड विद द लॉ फर्म ऑफ द फॉरेन कंट्री, तो दोनों का उसमें बेनिफिट होगा। And the great debate for lawyers in the coming century is not whether that the advocates will survive or not. It is not even whether competition and consumer pressure will improve the delivery or not. It is whether the economics, competition, and technology will snuff out what is left of nobility of legal services. टेक्नोलॉजी, बट एक्चुअली बात ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा टेक्नोलॉजी, वो तो ऑफकोर्स होने ही वाला है क्योंकि बहुत इजी हो रहा है लोगों के लिए सब कुछ समझना, बट प्रॉम्प्ट डालना भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ क्या प्रॉम्प्ट डालना है और कहाँ क्या समझना है एग्जैक्टली व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द डिटेल्ड थिंग ऑफ दिस, तो वो आपसे कोई नहीं ले सका है। We must certainly all hope that the basic idea of legal profession is of faithful service beyond pure economic self-interest will survive. As per this book, कि अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट है, अगर आपका ये है फेथफुल हो आप अपने क्लाइंट के लिए, तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू सर्वाइव। तो लेकिन इसमें ही लिखा हुआ है बट whether it survives or not is up to the lawyers of today, is up to the integrity of lawyers of today. So how much we are going towards the faithful service, it is going to affect that. अब now we are coming to see हम लोग सबने सुना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक एक एग्रीमेंट होता है GATT, गेट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड विथ द कंट्रीज कमिंग इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो WTO तो आना ही है, और अगर WTO है तो WTO इज इनकम्प्लीट विदाउट गेट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ ट्रेड की बात चल रही है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, बट ग्रेजुअली क्या हुआ ना 1995 में WTO ने सर्विस को भी इंक्लूड किया इसमें, तो अब ये हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड सर्विसेज, मतलब GATT तो पहले से ही था, अब GATS भी आ गया 1995 में आया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड सर्विसेज। तो दिस इज among the WTO's most important and first and only set of multilateral rules concerning international trade in services. See, खाली ट्रेड, खाली गुड्स या कमोडिटीज का ट्रेड नहीं होता है, सर्विसेज का भी ट्रेड होता है। व्हेन यू गिव सर्विसेज टू आउटसाइड इंडिया तो यू आर एक्सपोर्टिंग योर सर्विसेज। अगर आप बाहर के कंट्री के किसी से सर्विस ले सकते हो, वो लीगल सर्विस हो या डॉक्टर की सर्विस हो या कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो, अगर आप सर्विस ले रहे हो तो वहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो सर्विस हो रहा है दैट कम्स अंडर GATS, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड सर्विसेज। इट कंटेन रूल्स एंड डिसिप्लिन्स एंड जनरल एंड नेशनल शेड्यूल्स। उसमें बेसिक कमिटमेंट है, उसमें रूल्स है कि एक टेरिटरी से एक मेंबर के टेरिटरी का दूसरे मेंबर के टेरिटरी से कौन किस पे ट्रस्ट कर सकता है, द टर्म्स ऑफ पेमेंट, जो ट्रेड में चीजें थी, जो ट्रेड में नॉर्म्स थे, वो सब सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल हो गए। तो दिस वाज अ बिग स्टेप बाय WTO, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर कमिंग टू इंडिया हैज मेड, एक्चुअली ऐसा हुआ, ये जो WTO बना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, बट इंडिया ने लॉ की सर्विसेज सेक्टर को, लॉ सर्विस सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं था। इंडिया को कोई कमिटमेंट ही नहीं था 2020 तक। तो इंडिया हैज मेड नो कमिटमेंट इन लीगल सर्विस सेक्टर एट 2020 टिल 2020। अभी सोच रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। बट
जो ट्रेड ओरिएंटेड लीगल सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि इन इंडिया देयर इज एन एब्सोल्यूट बार ऑन एडवोकेट्स, बार काउंसिल है अलग, जिसमें एडवर्टाइजिंग एंड सॉलिसिटिंग फॉर एनी पर्पस एंड इंडिकेटिंग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहली बात तो ये है कि एनी एडवोकेट कैन नॉट एडवर्टाइज देयर ओन सर्विसेज। वी कैन नॉट एडवर्टाइज कि आई एम एडवोकेट, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकते, कम फॉर केस, ये वो ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ दिस प्रोफेशन, तो ये अलाउड नहीं है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया prohibits advocates from entering into partnership or any other arrangement for sharing remuneration with a person or legal practitioner who is not an advocate। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1975 है उसमें चैप्टर 3 और रूल 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप एडवोकेट हो तो यू कैन बी अ पार्टनर ऑफ अनदर एडवोकेट। आप किसी और एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, बट आप किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो जो एडवोकेट नहीं है, मतलब नॉन लॉयर्स के साथ आप कॉपरेशन नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है टू गिव अवर लीगल सर्विसेज ग्लोबली। तो ये जो है ना गैट या गैट्स, गैट तो ट्रेड के लिए था, GATS गैट्स फॉर सर्विसेज, तो उसके लिए बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है या था। अभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं 2025 तक, अभी तक इसका नया रिफॉर्म नहीं आया है। बट पार्टनरशिप में लॉयर कैन नॉट गो इनटू पार्टनरशिप विद पर्सन अदर देन एडवोकेट। तो कोई पार्टनरशिप करेगा कैसा? एनी लॉयर हु फील्स इंटरेस्टेड टू डू ग्लोबल सर्विस, गिविंग ग्लोबल सर्विस, तो वो इंडिविजुअली तो कुछ पार्टनरशिप कर नहीं सकता किसी पर्सन से अदर देन लॉयर। इन इंडिया ओनली नेचुरल पर्सन कैन प्रैक्टिस लॉ। नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग जो नेचुरल पर्सन है, द पर्सन हु इज नॉट नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल बॉडी, मतलब कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई वन पर्सन कंपनी, कोई कंपनी है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता लॉ, मतलब आप उसके साथ भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। द पर्सन शुड बी अ एडवोकेट जिसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी है। द रिक्वायरमेंट दैट एडवोकेट एंटर इनटू पार्टनरशिप्स only with other advocate has effect of prohibiting partnership with foreign firms। कोई पॉइंट है कि फॉरेन फर्म्स के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर पाते हैं बिकॉज लॉ जो रिक्वायरमेंट है, जो रेस्ट्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट है और रेस्ट्रिक्शन भी है एज पर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स कि आप किसी अदर देन एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। तो the effect of this provision is that the partnership cannot enter into agreement between Indian advocate and those of other foreign advocate। वो चाह के भी नहीं कर सकते as per rule। तो this is the big constraint। अब चैप्टर 4 पे आ गए हम, प्रैक्टिस ऑफ लॉ वेदर अ बिजनेस। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिजनेस। हम लोग बोल नहीं सकते कि लॉ का प्रोफेशन एक बिजनेस है, लॉ की प्रैक्टिस एक बिजनेस है, बिकॉज इट इज अ ऑनेस्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन इज द ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग एडवांस एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग। तो ये एक प्रोफेशन है। A person possessing a law degree can enter into profession of advocacy। जो लॉयर होगा वो एडवोकेट बनेगा, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, there is no buying and selling, that's why it is not a business। Practice of law is related to administration of justice। You have to administer the justice, law and order, so it's nothing to do with profit making organization। In practice of law there is no concept of loss। इसमें लॉस का कुछ नहीं है बिकॉज आपने कोई गुड्स या ये नहीं किया हुआ है, उसमें कोई परचेज सेल नहीं किया है जिसके लिए आपको लॉस होगा। तो जहाँ पे लॉस नहीं है, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, तो वहाँ बिजनेस नहीं है। तो दिस अगेन प्रूव्स दैट देयर इट्स नॉट बिजनेस, इट्स प्रोफेशन। इन बिजनेस द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन मार्केट, बट यहाँ पे तो जो पर्सन प्रैक्टिस करेगा लॉ उसको सिर्फ फी ही मिलेगी। और इन फिक्सिंग फीस एंड एडवोकेट शुड नेवर फॉरगेट दैट द प्रोफेशन इज अ ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and not a money making process। An advocate shall not accept a fees less than fee taxable under the rules। जो रूल्स मिनिमम फी बताया गया है कि उतना मिनिमम फीस होना चाहिए एज पर एवरी स्टेट बार काउंसिल डिपेंडिंग अपॉन द रूरल एंड अर्बन एरिया। तो जो भी कैटेगरी में आपके क्लाइंट है, जो भी कैटेगरी में आपका काउंसिल है, उसके हिसाब से जो मिनिमम फीस है उससे कम आपको फीस नहीं लेना है किसी भी क्लाइंट से।
Business includes the activities of distribution of goods and services, but practice में we just do the service. As per law, we service to needy persons. There is no question of business. तो ये सब तो इसमें यही दिया हुआ है कि whether it is a business or not. जो person who is in legal profession वो society के welfare के लिए काम करता है. He protects the peace and prosperity in the society. और legal profession का काम है कि वो ethics के साथ, etiquettes के साथ काम करे. और in business people, business में कैसा होता है, person can be sole proprietorship, partnership, joint stock company या कुछ और भी हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, कुछ भी हो सकता है. बट लीगल प्रोफेशन जो होगा वो दो ही चीज में सर्व कर सकता है. आइडियल मतलब एडवोकेट बनना है तो कॉर्पोरेट लॉ ये सब अलग चीज है, जॉब करना वो अलग चीज है. इन लीगल प्रोफेशन एडवोकेट सर्व इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप. या तो किसी और एडवोकेट के साथ वो पार्टनरशिप करेगा या तो वो इंडिविजुअली सर्व करेगा. एंड दिस इज अ relationship of a trust and confidence. So there is no question of business. Hence, prove that practice of law is an honest profession, not a business. Advocate shall not personally engage in any business. और एक बात, ये तो लॉ की बात है ना कि लॉ की प्रैक्टिस करना बिजनेस है कि नहीं. बट अगर कोई एडवोकेट इन प्रैक्टिस है वो अलग से कोई बिजनेस नहीं कर सकता. ही मे बी अ स्लीपिंग पार्टनर. हाँ, आप किसी और फर्म में स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो जहाँ पे आप दिखाओ जो भी पार्टनरशिप फर्म आप बनाओ, मेक श्योर कि आप उसमें लिखो कि यू आर अ स्लीपिंग पार्टनर, नॉट एक्टिव पार्टनर. अगर आप एक्टिव पार्टनर करके लिख रहे हो और अगर आप एक्टिव पार्टनर करके एक्ट कर रहे हो खुद को, तो यू आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड यू आर डूइंग द मिसकंडक्ट एज पर प्रोफेशनल एथिक्स एज ऑफ अ लॉयर. प्रैक्टिस ऑफ लॉ के अंतर्गत आप गलत कर रहे हो. तो advocate shall not personally engage in any business, but he may be a sleeping partner in a firm and doing business. In that opinion, ये स्टेट बार काउंसिल के हिसाब से नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन. और आपका जो बिजनेस है जिसमें भी आप भले ही स्लीपिंग पार्टनर हो वो एज पर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ होना चाहिए, जो आपके प्रोफेशन की डिग्निटी को खराब ना करे, ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए. And according to Rule 50, an advocate who has inherited or succeeded by survivorship to a family business. हाँ, लेकिन अगर किसी को फैमिली बिजनेस इनहेरिट हुआ है, सक्सेशन से मिला है, अगर उनके फादर का दादा का बिजनेस उनको मिला है where he is the legal heir, तो उनको करना ही पड़ेगा. In that cases you can do that business, but you cannot enter into altogether new business other than एनी दिस लीगल जो भी है आपका बिजनेस. लीगल जो है वो तो बिजनेस है ही नहीं. जो हम लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिजनेस है ही नहीं, वो प्रोफेशन है. उसमें भी आपको पार्टनरशिप करनी है तो आप इसी एडवोकेट के साथ ही कर सकते हो. अगेन आप और कोई बिजनेस में पार्टनरशिप अगर करनी है तो आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो. लेकिन अगर आपको लीगल एयर हो आप किसी बिजनेस के, ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स का है, आपके फादर का, आपके ग्रैंडफादर का कोई बिजनेस है जिसकी लीगल एयर आपको, दैट बिजनेस यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर इन दैट बिजनेस जो आपको सर्वाइवरशिप में, इनहेरिटेंस में मिला है, विल के थ्रू मिला है, ये सब में मिला है. प्रोवाइडेड दैट ही डज नॉट पर्सनली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. दो अनऑफिशियली सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एज पर रूल यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. यू शुड हैव अदर पीपल डूइंग मैनेजमेंट ओवर देयर इन अ बिजनेस which you got by will, by inherited, आपको मिला है. Now coming to chapter 5. इसमें इसके अलावा भी चीजें हैं वो बहुत सिली है और पॉकेटी है जो वन रीडिंग में भी आ जाएगी. ना रीडिंग शायद नहीं भी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है. बहुत सिंपल चीज़ है और वही का वही रिपीट हुआ है, हमने ऑलरेडी अदर चैप्टर्स में किया है. तो कमिंग टू, बिकॉज और हमारे पास टाइम भी नहीं है तो हम लोग को सम अप करना है. और वील सी के अभी तो हम लोग 4th सब्जेक्ट पे आए हैं, कल 5th सब्जेक्ट करेंगे, तब जाके सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स खत्म हो गया. अभी इसके बाद आगे और करना है. Now chapter 5, solicitors firm. Solicitors firm industry है या नहीं है? Of course no. Solicitor is also a lawyer. He prepare legal documents. इतना ही है कि solicitor जाके कोर्ट में केस जरूरी नहीं है कि लड़े, वो लीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, एग्रीमेंट बनाता है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है,
सेल डीड बनाएगा, बिल्डिंग का कुछ सेल परचेज एनओसी सीसी ये वो लीगल मैटर या ऐसे कुछ जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट बिल है फॉर एग्जांपल, ऐसी सब चीजें बनाएगा एंड स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, एडवाइजेस द क्लाइंट्स ऑन लीगल मैटर। ऐसा कोई सॉलिसिटर है वो भी जो काम कर रहा है उसको भी हम इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहीं कोई वो उस फर्म की पार्टनरशिप होगी, कहीं वो प्राइवेट लिमिटेड होगी, तो ये सब डेफिनेशन इसमें नहीं आते हैं। And industries are one which is carried on wholly to produce a particular commodity or a good with help of land। अभी obviously कोई इंडस्ट्री होगी उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब होंगे। तो an industry consists of companies of a large scale production। A unit of industry is called a body corporate। Whereas बार काउंसिल के हिसाब से सॉलिसिटर की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, सॉलिसिटर्स जो होंगे, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी established by the government through the Advocate Act। एडवोकेट एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक्ट का 1961 हमें पता होना चाहिए। ऑल द एडवोकेट्स आर मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल, we are aware they advocates are member of bar council। all lawyers are not members of bar council। जिनको प्रैक्टिस करना है वही बार काउंसिल के मेंबर बनेंगे। तो all advocates are members of bar council, all lawyers are not members of bar council, and they elect the executive body and other related committees। अभी जो लोग मेंबर होते हैं उसमें से ही वो लोग एक एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि ये सीनियर होगा, उसमें भी जो प्रेसिडेंट होगा, जो चेयरमैन होगा, वो अमंग देमसेल्फ इलेक्शन होता है। मेंबर एडवोकेट्स पे द मेंबरशिप फी, देयर इज सर्टेन मेंबरशिप फी जो भी मेंबर्स होंगे। अगर हम महाराष्ट्र बार काउंसिल को बिलोंग करते हैं, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा, उस बार काउंसिल का अगर हम मेंबर बन रहे हैं आफ्टर बीइंग एडवोकेट या वाइल बीइंग एडवोकेट, जब हम ये एग्जाम देंगे आईबीए की, उसके बाद जब हम मेंबर बन रहे हैं तो वी आर सपोज टू पे द मेंबरशिप फी। According to Section 5 of Advocates Act 1961, every bar council shall be a body corporate having perpetual succession। अभी perpetual succession मतलब जो चलती रहेगी, इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कभी मरती नहीं है, वो चलती रहेगी। अगर उसके जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, प्रोप्राइटर एक्सपायर हो गया तो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर एक्सपायर हो गया, अनलेस आप दूसरा पार्टनर नहीं लेके आते हो, अगर आप लेके आए तो ठीक है, और अगर दूसरा पार्टनर नहीं लेके आए तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगी, तो उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं चलेगी। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया मरेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी, उसके मेंबर्स चेंज होंगे और उसका एक कॉमन सील है। जैसे कंपनी का राउंड कॉमन सील होता है, वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कॉमन सील है। नॉट ओनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल का भी कॉमन सील है, स्टेट बार काउंसिल का भी परपेचुअल सक्सेशन है। हाँ, उसके रूल्स चेंज हो सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से, उसमें मेंबर्स की फीस चेंज हो सकती है, बट उसका जो स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा, और उसका जो पावर है और उस and it has a power to acquire and hold the property। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसका कोई एक ओनर नहीं है, जो भी उसके मेंबर्स होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया itself is a authority, can acquire the assets, can hold the property, movable also, immovable also, and to contract maybe may by the name by which it is known to sue or suit। and बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद भी उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, वो भी केस कर सकती है एज आर्टिफिशियल पर्सन। स्टेट बार काउंसिल्स भी एज अ artificial person, they can be sued or they can be sued and they can sue, both the cases। Chapter 5 of Bar Council of India rules explain the bar councils shall account for all the monies in the books of account। They are also accountable, जो भी उनके अकाउंट में है पैसा, रजिस्टर मेंटेन करना है एंड ऑडिट भी होना है। एज कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी का होता है, वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी ऑडिट होगा बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर once in a year। In the same way, budget estimates of income and expenditure भी उनको बनाना पड़ेगा। एवरी बार काउंसिल को डिपेंडिंग अपॉन द नेम एनरोल किए हुए हैं उनकी
के रजिस्टर में उसके हिसाब से। आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, फटाफट। According to Rule 21, Supreme Court, two or more advocates not being senior advocates or advocates on record may enter into partnership। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रूल अलग है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, टू और मोर एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है रिकॉर्ड में, वो लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का एक अलग ही डिटेल है पूरा। फिर उसमें ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एडवोकेट की जो पार्टनरशिप है, वो लोग कहीं भी डू नॉट रिक्वायर एनी कैपिटल टू इन्वेस्ट इनिशियली। कोई भी अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं एडवोकेट्स, दे डोंट रिक्वायर एनी एज सच कैपिटल। हाँ, ऑफिस एंड ये सब वो जो पर्सनल इसके हैं, बट उनकी पार्टनरशिप फॉर्म को कोई ऐसा कोई कैपिटल होने की कंपल्शन नहीं है। to become to become a member of bar council, one should possess a degree in law and complete 21 years of age। of course bar council के अगर मेंबर बनना है तो डिग्री होनी चाहिए, 21 years कंप्लीट होने चाहिए और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एंड as I told कि advertising is strictly prohibited in legal profession। एडवोकेट कभी भी अपना बिजनेस को सॉलिसिट एडवर्टाइज नहीं करेगा, न्यूज़पेपर में नहीं देगा, कहीं बताएगा नहीं कि मुझसे काम कराओ, क्योंकि दैट विल बी अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा ये। अब कंपनी और पार्टनरशिप जो होगी